नमस्कार साथियों, आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ेंगे आपका पॉइंट सेकंड, जिसका नाम है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद द मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट में अलग अलग दायरे। आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ फर्स्ट। देखिए, पहले इसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे, फिर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है या फिर खिलाफत मूवमेंट, ये जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ। इस मूवमेंट में अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने हिस्सा लिया इस मूवमेंट में, ठीक है। और हर सोशल ग्रुप का एक अपना अलग ही मायने था इस मूवमेंट में भाग लेने का। उनका अपना अलग अलग मतलब था इस मूवमेंट में भाग लेने का। सबकी ज़रूरतें जैसे अलग अलग थी, तो अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सभी लोगों ने अपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस मूवमेंट में भाग लिया था। तो सभी लोगों ने स्वराज के आह्वान पर, यानी कि गांधी जी ने जब स्वराज का नारा दिया, तो इस नारे पर सभी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। सभी लोग उनकी आवाज़ को सुने, सब लोग उनके साथ आए, लेकिन हर किसी के लिए स्वराज का अपना अलग ही मतलब था। आइए देख लेते हैं इसका पॉइंट पहला। पैराग्राफ है आपका 2.1, द मूवमेंट इन द टाउन। शहरों में यह मूवमेंट कैसा था। देखिए क्या चीज़ है। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. देखिए क्या चीज़ है। तो इस मूवमेंट में क्या था, मिडिल क्लास के लोगों ने ज़्यादातर पार्टिसिपेट किया। शहरों में, शहरों की बात हो रही है क्योंकि हम मूवमेंट को टाउन में पढ़ रहे हैं ना। तो शहरों में मिडिल क्लास के लोग इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हजारों लड़के जो थे विद्यार्थी, इन लोगों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया, कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। हेड मास्टर और अध्यापकों ने अपने स्कूलों से रिजाइन कर दिया। वकीलों ने अपनी वकालत करनी छोड़ दी, लीगल प्रैक्टिस मतलब वकालत करनी छोड़ दी। दूसरी बात क्या था, जो काउंसिल का इलेक्शन था उसका भी बहिष्कार कर दिया गया, बाइकआउट कर दिया गया अधिकतर प्रोविंसेस में। लेकिन मद्रास ऐसा प्रोविंसेस था जिसने बहिष्कार नहीं किया। मद्रास में जस्टिस पार्टी चल रही थी और ये पार्टी जो था वो नॉन ब्राह्मण्स का था। अभी जैसे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे गांधी जी के स्वराज के आह्वान पर सभी लोगों ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि सरकारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया। हेडमास्टर और टीचर्स लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। वकीलों ने जो है कि अपना प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, वकालत करनी छोड़ दी। और काउंसिल का जो इलेक्शन होता था उसका भी लोगों ने बहिष्कार कर दिया। भारत के अधिकतर स्टेट्स में ये सब कुछ किया गया। लेकिन भारत में देखिए एक और प्रोविंस था मद्रास। मद्रास में क्या था, जस्टिस पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में अधिकतर नॉन ब्राह्मण्स लोग थे। वो पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की थी, मतलब उसमें ब्राह्मण नहीं थे, दूसरे कास्ट के लोग थे। इन लोगों ने यह महसूस किया कि स्वराज में जाने से अच्छा है कि काउंसिल में एंट्री मारा जाए। और एंट्री मारने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उनको इलेक्शन लड़ना था, है ना। और उनको लगता था कि काउंसिल में अगर हम एक बार एंट्री कर लेंगे तो हमें भी कुछ पावर मिल जाएगा जो कि सिर्फ ब्राह्मणों को हासिल है। तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, जो वहाँ की जाति प्रथा वाली बात थी, ब्राह्मण और जो निचले कास्ट के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, उनमें ज़्यादातर भेदभाव था, जाति व्यवस्था बहुत तगड़ी थी। तो उन्हें नॉन ब्राह्मण्स को ये लगता था कि हम जो है कि जा करके काउंसिल में अगर कुछ सीट जीत जाएंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ब्राह्मणों की तरह हमें भी थोड़ा बहुत पावर मिल जाएगा और हम भी सोसाइटी में अपना दम रखेंगे। तो यही सोच करके ये जो मद्रास स्टेट जो था वो जो है कि उस मूवमेंट में जो गांधी जी का खिलाफत मूवमेंट था उसमें उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें उन लोगों ने भाग नहीं लिया। आइए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। एक नया वर्ड है आपके सामने जिसे पिकेट कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। देखिए पिकेट कहते हैं, ये प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, किसी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस के गेट को बंद कर देते हैं, पूरी तरह से जाम कर देते हैं उसको।
आइए देख लेते हैं दूसरा पैराग्राफ। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक। फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, लिकर शॉप पिकेटेड and foreign clothes burned in huge bonfire. The import of foreign clothes halved between 1921 and 1922, its value dropping from rupees 102 crore to rupees 57 crore. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trades. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textiles mills and handlooms went up. अब क्या था देखें, इकोनॉमिक फ्रंट की हम बात करें, अगर आर्थिक तौर पे हम देखें तो जो भारत का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था है ना, इसका प्रदर्शन जो था बहुत ही नाटकीय था, बहुत ही ड्रामा की तरह सब कुछ चल रहा था। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था, शराब वगैरह की जो दुकानें थीं उनको पूरी तरह से ताले जड़ दिए गए, बंद कर दिए, और विदेशी जो कपड़े थे उनकी होलियां जला दी गई, बहुत ज़्यादा उनको जमा करके इकट्ठे फूंक दिया जाता था, इस तरह से जला दिया गया। दूसरी बात क्या थी, 1921 से लेकर के 1922 के बीच में जो विदेशी सामान का भारत में इंपोर्ट था, यानी कि बाहर से जो आयात होता था, बाहर से जो विदेशी सामान भारत में आते थे, उसकी जो वैल्यू है वो पूरी तरह से घट करके आधी रह गई। यानी कि 1921-22 के दौरान क्या थी, जो इंपोर्ट का हमारे यहाँ वैल्यू था लगभग वो 102 करोड़ का सामान पहले आता था, लेकिन बाइकआउट करने के बाद एक ही साल में वो घट करके आधी हो गई, 57 करोड़ रुपए की रह गई। बहुत से जगहों पर तो ऐसा हुआ कि व्यापारी लोग जो थे, मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी और बिजनेसमैन लोगों ने क्या किया, विदेशियों के साथ फॉरेन गुड्स के मंगाने पर या उन्हें भेजने पर या उन पर पैसा लगाने पर तुरंत ही मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम जो है कि विदेशों के साथ जो है हम व्यापार नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे ये बाइकआउट मूवमेंट आगे बढ़ा और लोगों ने विदेशी सामान को, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करना चालू किया, और उन्होंने ये बल दिया लोगों ने कि हम सिर्फ और सिर्फ भारत में बने कपड़े ही पहनेंगे, ठीक है। तो ऐसा लगता था, एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय उद्योग जो है कि फिर से ऊपर की ओर चल पड़ेगा। यानी कि जो कपड़ा उद्योग था, अपने यहाँ का कपड़े के मिल्स थे और जो हथकरघे थे, हैंडलूम्स वगैरह थे, उन्होंने फिर से प्रगति के राह पर आगे वो बढ़ चले। ऐसा लगता था कि ये जैसे कि इनकी डिमांड बढ़ गई ना, जैसे कि लोगों ने विदेशी कपड़ों को पहनना छोड़ दिया और लोगों ने कहा कि हम इंडियन कपड़ा ही पहनेंगे, भारत का खादी वगैरह पहनेंगे। तो खादी का डिमांड बढ़ जाने से क्या हुआ, भारत का जो हथकरघा उद्योग वगैरह जो था, जो कपड़े बनाने वाली मिलें थी, एक बार फिर से जो है ये चालू हो गई और पूरी रफ्तार के साथ चालू हो गई। आइए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। बट दिस मूवमेंट in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. Khadi cloth was often more expensive than mass produced mills cloth and poor people could not afford to buy it. How then could they boycott mills cloth for too long? Similarly, the boycott of British institution posed a problem for the movement. To be successful, alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in place of British ones. These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. अब देखिए क्या है, परिस्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। परिस्थिति इसलिए गड़बड़ हो गई क्योंकि यह जो मूवमेंट था शहरों में बहुत ज़ोरों शोर से चालू तो हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसका जोश ठंडा पड़ने लगा और बहुत सारे कारणों से ये शहरों में क्या हो गया, स्लो हो गया। खादी क्लॉथ जो होता है, खादी का जो कपड़ा होता है वो बहुत महंगा होता है, और दूसरी बात ये है कि एक बड़े पैमाने पर इसे प्रोड्यूस करना भी बहुत चैलेंजिंग काम होता है, और तीसरी बात ये होती है कि गरीब आदमी खादी कपड़े की कीमत को वहन नहीं कर सकता। गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो खादी का कपड़ा खरीद के पहन पाए। तो ये दिक्कतें थीं। तो कहने का मतलब ये है, एक सवाल है, हाउ देन कुड दे बाइकॉट मिल क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग। आखिर इन सारी परिस्थितियों में ये जो लोग थे वो किस तरह से जो मिल का क्लॉथ था उसको इतने लंबे समय तक के लिए बाइकआउट कर सकते थे, है ना। इतने दिनों तक कैसे वो विदेशी कपड़ों से दूर रह सकते थे या उनका बहिष्कार कर सकते थे। आगे क्या देखिए, सिमिलरली द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड ए प्रॉब्लम। उसी तरह से क्या है, जैसे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का लोगों ने बाइकआउट कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, जो भी इंस्टीट्यूशन थे, मान लीजिए अदालतें थीं, स्कूल था, कॉलेज था, हॉस्पिटल्स थे, इन लोगों ने बहिष्कार तो कर दिया था, लेकिन इससे एक समस्या खड़ी हो गई।
समस्या क्या खड़ी हो गई देख लीजिए, वही समस्या खड़ी हुई। अब उसके लिए इन लोगों ने कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं की कि हम मान लीजिए सरकारी स्कूल छोड़ेंगे तो बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाएंगे, ये वाली समस्या थी। देखिए क्या है, फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। तो कहने का मतलब ये है कि मूवमेंट को सफल बनाने के लिए लोगों को यह चाहिए था कि अगर सरकारी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं तो उसका एक अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था कर लेना, एक वैकल्पिक व्यवस्था करके रखें ताकि भारतीय लोगों को उसमें जगह मिल सके। ब्रिटिश वालों की जगह पर तो नहीं जाना पड़ता ब्रिटिश वालों के पास। लेकिन क्या चीज़ है कि यह सब काम में बहुत देर हो चुकी थी, वो नहीं कर पाए थे इस तरह की व्यवस्था, इसीलिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो मजबूरी ये थी कि स्टूडेंट्स और टीचर्स ने धीरे धीरे फिर से वही पुराना ट्रैक पकड़ना चालू कर दिया, यानी कि फिर उसी जगह वापस सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालतों में चले गए जहाँ पर उन्होंने बायकॉट किया था। तो ये था आपका सेकेंड पैराग्राफ डियर फ्रेंड्स। आइए एक एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। एक्टिविटी में देखिए क्या लिखा है। द ईयर इज 1921, यू आर स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल, डिज़ाइन ए पोस्टर यूजिंग स्कूल स्टूडेंट टू आंसर गांधी जी's कॉल टू ज्वाइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मान लीजिए कि यह साल जो है 1921 का है और आप सरकारी स्कूल के एक स्टूडेंट हो, तो आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपको ये दिखाना है कि गांधी जी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए आपको बुलावा दे रहे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं और आप उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, मतलब आप उसमें किस तरह से प्रतिभाग करेंगे, इस पर आपको क्या बनाना है, एक पोस्टर बनाना है। तो डियर फ्रेंड्स इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में रिबेलियन इन कंट्री साइड का, वो आपका टॉपिक होगा, यानी कि देहात में किस तरह के विद्रोह थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।